बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन के आगाज करेंगे बड़ी खबर से। नारायण बाबा टावर पर चढ़ गए हैं। हरि बोल बाबा आत्मदाह मामले में इस वक्त ये बड़ी अपडेट आपको बता दें। हरि बोल बाबा आत्मदाह मामले को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर। धरना स्थल पर नारायण बाबा टावर पर चढ़ गए हैं। इस वक्त नारायण बाबा मोबाइल टावर पर चढ़े हुए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। वार्ता में विश्वास नहीं है उन्हें और इसी को लेकर वो इस वक्त मोबाइल टावर पर चढ़ गए हैं। आपको बता दें पिछले 550 दिन से ये धरना दे रहे थे और धरना स्थल पर डीग प्रशासन फिलहाल समझाइश कर रहा है। भरतपुर में डीग के गांव पसोपा का ये पूरा मामला है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर बाबा इस वक्त मोबाइल टावर पर चढ़ गए हैं। उन्हें वार्ता पर विश्वास नहीं है और अपनी मांगों को मनवाने के लिए, पूरा करवाने के लिए इस वक्त वो मोबाइल टावर पर चढ़े हुए हैं। लेकिन फिलहाल डीग प्रशासन उनसे समझाइश में जुटा हुआ है। दीपक सहयोगी ज्यादा जानकारी देंगे। दीपक, अपडेट बताइए जरा। इनका अपडेट तो ये है कि जो बाबा है नारायण दास, वो अभी भी मोबाइल टावर पर चढ़े हुए हैं और प्रशासन जो है वो लगातार उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उनका कहना है कि कल जो वार्ता हुई थी प्रशासन, साधु संत और पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के बीच, उस वार्ता पर उनको विश्वास नहीं है और लगातार ये जो मामला है वो मेवात क्षेत्र में जो आदि बद्रीनाथ और कनकांचल पर्वत है उस पर जो अवैध खनन हो रहा है उससे जुड़ा हुआ पूरा मामला है। बाबा हरिबोल दास लगातार 550 दिनों से साधु संतों के साथ धरने पर बैठे हुए और अवैध खनन को रुकवाने की मांग कर रहे हैं। इन्होंने आज जो है मुख्यमंत्री निवास पर आत्मदाह की चेतावनी भी दी थी, लेकिन कल जो वार्ता हुई थी उसके बाद आत्मदाह की चेतावनी को उन्होंने टाल दिया और आगे ये जो धरना है उसको जारी रखने का कार्यक्रम रखा। लेकिन आज सुबह बाबा नारायण दास मोबाइल टावर पर चढ़ गए और उनका कहना है कि जब तक प्रशासन अवैध खनन को नहीं रोकता जब तक उनका ये धरना है ऐसे ही जारी रहेगा। फिलहाल जो प्रशासन है उनसे समझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो अभी भी मोबाइल टावर से नीचे नहीं उतरे हैं। सुबह से ही मोबाइल टावर पर चढ़े हुए हैं और उनका कहना है कि जब तक इस अवैध खनन को नहीं रोका जाएगा तब तक वो नीचे नहीं उतरेंगे। जी प्रियंका। जी दीपक, लेकिन प्रशासन से वार्ता की गई थी और अब वो कह रहे हैं कि उन्हें वार्ता पर विश्वास ही नहीं है। क्या कहना है प्रशासन का, क्या कुछ आगे किया जाएगा? देखिए, लंबे समय से ये जो मामला है वो चला रहा है और कल प्रशासन और साधु संतों के बीच में संभागीय आयुक्त कार्यालय में वार्ता हुई थी। लंबे दौर की वार्ता चली थी और उसमें परिणाम सकारात्मक निकले थे, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो पाया था। तो अब ऐसे में साधु संतों को विश्वास दिलाया गया था कि आपकी जो वार्ता है वो सकारात्मक रही है और इस अवैध खनन को जो है बंद करा दिया जाएगा और इसको फॉरेस्ट लैंड घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अब साधु संतों का कहना है कि ये काम जाने कब तक होगा और पता नहीं कब कैसे, जब तक अवैध खनन होता रहेगा। तो वो जो पर्वत है जहां पर ब्रज भूमि के जो पर्वत हैं उनको बचाने की वो मांग कर रहे हैं कि ये अवैध खनन माफिया लगातार इस पर्वत को खोद रहे हैं। तो ऐसे में जो ब्रज भूमि के जो पर्वत है वो खत्म हो जाएंगे तो भगवान कृष्ण की जहां पर उन्होंने रास रचाए थे वो जो क्रीड़ा स्थल है उसको लगातार बचाने की वो मांग कर रहे हैं। और उनका कहना है कि कल जो वार्ता हुई थी उस पर विश्वास नहीं है। प्रशासन मौके पर आके कोई कार्रवाई करे तब जाकर के वो जो है अपना जो धरना है उसे समाप्त करेंगे। दीपक, अभी प्रशासन में कौन कौन लोग मौके पर पहुंचे हुए हैं, किस तरीके से वहां पर समझाइश की जा रही है और जिस तरीके से कल की वार्ता पर वो कह रहे हैं विश्वास नहीं हो पा रहा है, क्या लग रहा है आज समझाइश में बात बन पाएगी? देखिए, डीग उपखंड प्रशासन है वो वहां पर मौजूद है और थानाधिकारी हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं और सुरक्षा की दृष्टि से वहां पर भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात है। लगातार हमारे जो जिले के अधिकारी हैं उनसे भी हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहा जा सकता है कि जिस तरह से उनको कल लंबे दौर की वार्ता चली, सकारात्मक वार्ता चली, लेकिन वार्ता में तो उन्होंने कहा था कि ये जो वार्ता है वो सफल रही है और अच्छा निर्णय निकलेगा। लेकिन बाहर निकलते ही साधु संतों का जो विचार है वो बदल जाता है, क्योंकि जब बैठक में जाते हैं तो 4-5 लोग जा पाते हैं, यानी आधा दर्जन से अधिक लोग बैठक में जाते हैं वार्ता के लिए। लेकिन जहां धरना चल रहा है वहां पर भारी संख्या में साधु संत मौजूद रहते हैं, तो वहां पर जाकर के जब वो विचार विमर्श करते हैं तो जो आचार विचार है साधु संतों के वो बदल जाते हैं और ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिला। कल वार्ता सकारात्मक देखी जा रही थी, लेकिन आज सुबह निर्णय ये लिया कि बाबा टावर पर चढ़ रहे थे और अवैध खनन को रोकने की मांग कर रहे हैं। अब इसमें ये देखना होगा कि प्रशासन कितना उनको समझा पाता है, कब वो मोबाइल टावर से नीचे उतरते हैं और कब उनकी जो समझ से मांग है उनकी मांग है दीपक, ये देखने वाली बात होगी कि आखिर समझाइश कब हो पाती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और कर लेते हैं इस बीच एक और बड़ी खबर का। अजमेर गौहर चिश्ती विवादित नारा मामले में इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें।
पुलिस रिमांड में गौहर, कई राज उगल रहा है। मामले में जल्द ही 2 और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। 28 जून को नासिर नाम के युवक के साथ गौहर जयपुर गया था। 30 जून को नासिर के साथ हैदराबाद भाग रहा था। जयपुर में 2 दिन तक अबरार रुका हुआ था। तो अबरार नाम के युवक के पास ये रुका हुआ था। पुलिस अब अबरार पर भी शिकंजा कसेगी। साथ ही गौहर के मोबाइल की IDPR और गूगल रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। तो NIA ने भी सवालों की लंबी फहरिस्त तैयार की है। तो अजमेर गौहर चिश्ती विवादित नारे मामले को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें। लगातार पुलिस गौहर से पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ में एक-एक कर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। गौहर, कई राज उगल रहा है। और आपको जानकारी दे दें, मामले में जल्द ही 2 और गिरफ्तारियां होने की भी संभावना जताई गई है। 28 जून को नासिर नाम के युवक के साथ गौहर जयपुर गया था और 30 जून को नासिर के साथ ये हैदराबाद भागा था। वहीं जयपुर में भी 2 दिन रुका हुआ था। अबरार नाम के युवक के साथ गौहर 2 दिन जयपुर में रुका था। पुलिस अब अबरार पर भी से लेकर शिकंजा कसेगी, उससे भी पूछताछ की जाएगी। तो जल्द ही मामले पर 2 और गिरफ्तारियां होने की संभावना है। और एक और बड़ी खबर भरतपुर से मिल रही है। भरतपुर में युवक को धमकी भरा पत्र मिला है। बीच बाजार में गोली मारने की धमकी दी गई है। इस केस से ये पत्र लिखा हुआ है और पत्र में लिखा है, तेरे घर वाले बीच में आए तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। कोई समाज का व्यक्ति बीच में आया तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। पीड़ित ने जुरहरा थाने में मामला दर्ज करवाया है। तो पीड़ित को इस धमकी भरे खत्र के बाद खौफ है और इसे लेकर उसे सुरक्षा भी दे दी गई है। ये पत्र आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये वही पत्र है जो पीड़ित को मिला है और इसमें जान से मारने की धमकी दी गई है। इसके साथ ही पत्र में यह भी लिखा हुआ है कि अगर घर वाले बीच में आते हैं या समाज का कोई भी व्यक्ति बीच में आता है तो उसे भी इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। फिलहाल थाने में मामला दर्ज करा दिया गया है और पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। और कर लेते हैं अगली खबर का। उदयपुर में जिहादियों का शिकार बने कन्हैयालाल के परिवार को 1 महीने का वेतन देने पर राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा को धमकी भरा पत्र मिला है, जिसमें अगला नंबर उनका होने की बात लिखी गई है। पत्र मिलने के बाद राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने न्यूज 18 संवाददाता लखवीर सिंह शेखावत से खास बातचीत की और कहा कि मैं इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। गहलोत सरकार इन जिहादियों पर लगाम लगाए। उदयपुर के स्वर्गीय कन्हैयालाल के परिवार को आर्थिक मदद देने पर राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा को धमकी भरा पत्र मिला है। उनसे खास बातचीत करते हैं। किरोड़ीलाल जी, राजस्थान को आखिर क्या हो गया? एक के बाद एक सांप्रदायिक तनाव की तस्वीरें सामने आ रही हैं और आपको धमकी भरा पत्र मिला। उस पत्र में क्या निकला? धमकी दी जा रही है। वहाँ कानून का खौफ नहीं है, पुलिस का खौफ खत्म हो गया और वो वहाँ की सरकार की तुष्टीकरण की नीति के कारण और ढीली कानून व्यवस्था के कारण ये स्थितियाँ बन रही हैं। मेरे को पत्र मिला है, मैं गया था वहाँ उदयपुर कन्हैया के परिवार से मिलने। उनकी हालात ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा मेरी 1 महीने की तनख्वाह मैं इनको दे दूँ, इसलिए मैंने वहाँ घोषणा की थी। उस मामले को लेके धमकी भरा पत्र मिला है, जो मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को भेज दिया है और एक पत्र केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी को भेज दिया है। वो बख्शा नहीं जाएगा। पहले कन्हैयालाल के साथ ऐसा किया, अब आपने पैगंबर के खिलाफ गुस्ताखी करने वालों की मदद की, मतलब आपने भी गुस्ताखी की है और आपका अगला नंबर है। तो वैसे तो कन्हैयालाल ने क्या गुस्ताखी की थी? ये जिहादी स्वभाव के लोग, ये ISI से जुड़े हुए लोग, इनका जो तालिबानी विचार बन गया है, वो समाज का, देश का, प्रदेश का वातावरण दूषित करना चाहते हैं। तो वैसे ही उसका सर कलम कर दिया बेचारे का, बिना बात, दहशत फैलाने के लिए। लेकिन मेरा जैसा व्यक्ति इन दहशतों से, इन धमकियों से झुकने वाला नहीं है। ऐसे शरारती तत्वों का सरकार को मजबूती से इलाज करना चाहिए।
नहीं तो जनता कर देगी। वो समय नहीं दूर नहीं है, ऐसी धमकियां मार रहे हैं सर। आज मेरे को वो वीडियो देखा एक जयपुर शहर का, धमकियां मार रहे हैं खुलेआम, और सरकार उनको बर्दाश्त कर रही है। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और ना मैं झुकने वाला हूँ न डरने वाला हूँ। मैं कन्हैया के घर गया था, उनको मदद की थी। मैं सदा दीनहीन गरीब की मदद करता हूँ, तो मैं ऐसे काम बदस्तूर रखूँगा, रुकने वाला नहीं हूँ धमकियों का आगे। कन्हैया लाल का जब निर्मम तरीके से सिरकलम किया गया, तब उन्होंने वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री को भी धमकी दी थी, और वो हथियार दिखाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री तक भी पहुंच जाएंगे। और आज राज्यसभा सांसद को एक धमकी दी है। आम जो लोग हैं उनमें किस प्रकार का डर होगा, क्योंकि जब हाई प्रोफाइल लोगों को धमकी दे रहे हैं, बेखौफ तरीके से धमकी दे रहे हैं, आम आदमी क्या करेगा राजस्थान का? तो वही जिन हथियार से कन्हैया लाल का सर कलम किया, उन हथियार से प्रधानमंत्री जी को चेतावनी दे रहे थे, धमकी दे रहे थे। और उसका कारण उनका मनोबल, दूसरे जो शरारती तत्व हैं, जो पीएफआई जैसे संगठनों से जुड़े हुए हैं, वो ये हरकतें कर रहे हैं। और उनको इन हरकतों से बाहर जाना चाहिए, और सरकार को, राजस्थान की को, मुख्यमंत्री जी को, उनको सख्ती से डील करना चाहिए। का तो हालात करौली की सबसे पहले बड़ी घटना हुई थी, हिंसक, जिसमें पीएफआई का रोल सामने आया था। 2 दिन पहले उन्होंने डीजी को और उनको एसएस होम को पत्र लिख दिया था। उसका मुख्य मुलजिम करौली हिंसा का मतलूब अहमद आज तक नहीं पकड़ा गया। तो आप इससे समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी की उनके प्रति कितनी सहानुभूति है, और उसी के कारण इस शरारती तत्वों का मनोबल बढ़ा हुआ है। आगे क्या कुछ रूपरेखा रहेगी? मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, केंद्रीय गृह राज्य को मंत्री को पत्र लिखा है आपने, आगे आपका क्या स्टैंड रहने वाला है? मेरा तो काम पत्र मिला, मेरी जिम्मेदारी बनती थी मैं मुख्यमंत्री जी की जानकारी में लाऊं, वहाँ के आला अफसरों को, डीजी साहब को, एसएस होम को भी मैंने प्रति भेजी है, और यहाँ के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी को पत्र भेजा है। जांच का विषय है, इसलिए मैं आपके चैनल के जरिए मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि इसकी गंभीरता से जांच करनी चाहिए, और मतलब राजस्थान की जनता भय में समय गुजार रही है, भय मुक्त करना चाहिए। मैं तो भयभीत होने वाला नहीं हूँ, लेकिन ऐसी घटनाओं से जब मेरे को प्रधानमंत्री जी को धमकी दे दी, मैं सहायता करके आगे मेरे को धमकी दे दी, तो जन सामान्य तो डरेगा ही बेचारा। इसलिए भय निकालना चाहिए राजस्थान की जनता का, ये मेरी मुख्यमंत्री जी से मांग है। जिहादियों का बोलबाला अब राजस्थान में देखने को मिल रहा है। हालांकि साफ तौर पर यह भी कह रहे हैं कि इन्हें भले ही धमकी भरे पत्र मिले हों, लेकिन डरने वाले नहीं है। जिस प्रकार से पहले काम कर रहे थे, जनता के बीच में काम करते रहेंगे। कैमरा पर्सन नरेश के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली। वहीं जयपुर में चिरंजीवी योजना के मरीजों को सरकारी अस्पतालों में कॉटेज की सुविधा नहीं मिल रही, जिसे लेकर एसएमएस अस्पताल प्रशासन ने राज्य सरकार से चिरंजीवी योजना में मरीजों के लिए कॉटेज की सुविधाएं शामिल किए जाने को लेकर पत्र लिखा। एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर विनय मल्होत्रा ने बताया कि इस मामले में राज्य सरकार से दिशा निर्देश मांगा गया है। दिशा निर्देश सरकार से ले रहे हैं। सरकार को हमने इसके लिए पत्र लिखा है कि इस संबंध में हमको दिशा निर्देश दिया जाए कि जो मरीज चिरंजीवी में इलाज कर रहे हैं उनको कॉटेज की सुविधा प्रदान की जा सकती है कि नहीं। और अगली खबर का रुख करेंगे। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने की मांग को लेकर पैदल यात्रा निकाली जा रही है। रविवार को जिले के खुर्रा गांव से रवाना हुई पैदल यात्रा जिला मुख्यालय पहुंची। इस दौरान यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। समाजसेवी राजेश्वरी मीणा के नेतृत्व में निकाली जा रही पैदल यात्रा 20 जुलाई को जयपुर पहुंचेगी, जहां सीएम गहलोत को ज्ञापन दिया जाएगा। ज्ञापन में 2 महत्वपूर्ण मांगों को रखा गया है। पहली मांग राज्य सरकार से ईआरसीपी के प्रोजेक्ट में छूटे हुए बांधों और क्षेत्रों को शामिल कर संशोधित डीपीआर बनाने की है। वहीं केंद्र से राष्ट्रीय परियोजना की दर्जा देने की भी मांग की गई है। हमारा जो कार्यक्रम है, अभी हमें कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए आगे बढ़ जाएंगे और इस पद यात्रा का जो कि शांतिपूर्ण सत्याग्रह टाइप की है, इसका मेन हमारी 2 मुख्य मांगे हैं, जिसमें से मेन मांग हमारी राज्य सरकार से है कि जो 13 जिलों के वंचित क्षेत्र और बांध इसमें रह गए हैं, जो टेक्निकल खामी इस डीपीआर में है, उनको संशोधन हो
और जो भी है हमारे वंचित क्षेत्र जुड़ के हमारे बांध जुड़कर हर घर हर खेत को पानी पहुंचे। दूसरी मांग हमारी केंद्र सरकार से है कि इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित की जाए। और अब बूंदी जिले के नैनवा उपखंड की बात, जहां के चिपल्ट गांव में जर्जर स्कूल भवन के चलते नौनिहाल खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं, क्योंकि बारिश के इस सीजन में स्कूल के कमरे इतने जर्जर हाल में हैं कि उनसे पानी टपकता है, जिस कारण 180 बच्चे खुले में पढ़ रहे हैं। कहने को तो इस स्कूल में 6 कमरे हैं, लेकिन स्कूल के चारों ओर बनी 4 दीवारें पिछले साल आई बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे क्लासरूम में बैठने में डर लगता है। इसके अलावा ग्राम पंचायत की ओर से लगाए गए वाटर कूलर के चालू नहीं होने से बच्चे हैंडपंप का फ्लोराइड युक्त पानी पी रहे हैं, लेकिन शिकायत के बाद भी अधिकारियों ने सुध नहीं ली, जिसमें पूरे विद्यालय का भवन जो है जीर्ण हो चुका है और उसकी जो बाउंड्री है, पूरी बाउंड्री लगभग 400 मीटर की पूरी बाउंड्री टूट चुकी है। इसके बारे में कई बार पंचायत को और अधिकारियों को प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जी, इसका मैं सूचना प्राप्त हो गई थी। हमने वहाँ CBO के पाटन को मौके पे भिजवाया है और उन्होंने जाकर वहाँ गाँव वालों को आश्वासन दे दिया है और वहाँ की जो पंचायत समिति है, उस पंचायत समिति से 2 लाख रुपए के टीन शेड तुरंत स्वीकृत की गई है राशि, जिससे टीन शेड हो जाएगा। और फिलहाल वहाँ पर एक वन विभाग की चौकी है, उसमें बच्चों को शिक्षण की व्यवस्था की गई है। अब खबर रणथंभौर से। बाघिन T-102 को गुपचुप रूप से रामगढ़ भेजने को लेकर भले बाघिन की शिफ्टिंग कर दी गई हो, लेकिन वन विभाग की इस कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। रणथंभौर में मामले को लेकर पर्यटन से जुड़े सभी संगठन विरोध में उतर गए। नेचर गाइड एसोसिएशन, नेचर ड्राइवर एसोसिएशन, जंगल सफारी व्हीकल ऑन एसोसिएशन, रणथंभौर होटल एसोसिएशन, रणथंभौर ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन, रणथंभौर बाघ संरक्षण और ग्रामीण विकास समिति ने पत्र लिखकर विरोध जताया है। संघर्ष समिति की तरफ से रणथंभौर नेचर गाइड व्हीकल और व्हीकल एसोसिएशन और जो लोक प्रतीक सेवा समिति और हमारी बाघ बचाओ संघर्ष समिति और मिशन बीट प्लास्टिक की तरफ से ज्ञापन दिया गया। उसमें हमारी ये मांग रखी गई है सबकी तरफ से कि जो भी टाइगर शिफ्ट करें यहाँ से, आप वही टाइगर शिफ्ट करें जो पेराफेरी में रह रहे हैं या नॉन टूरिज्म जोन में रह रहे हैं। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। झालावाड़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक स्कूल बस पलट गई है। बेकाबू होकर ये स्कूल बस पलटी। हादसे में बस में सवार बच्चों को चोटें आई हैं। कोटा रोड पर मिनी सचिवालय के सामने ये घटना घटी। बच्चों का अस्पताल में प्राथमिक उपचार कराया जा रहा है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। प्राथमिक उपचार फिलहाल बच्चों का कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बस में सवार बच्चों को चोट आई है। झालावाड़ से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक स्कूल बस बेकाबू होकर पलट गई। सहयोगी तरुण ज्यादा जानकारी देंगे। तरुण, बताइए जरा, आखिर कैसे हुआ यह हादसा? जी, झालावाड़ के कोटा रोड पर स्थित एक जो निजी स्कूल है लेसिया नाम का, उसकी ये निजी बस थी जो कि बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। इसी दौरान शहर के मिनी सचिवालय जिला कलेक्ट्रेट के पास में ये बस जो है ये अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें बस में सवार करीब दर्जन भर बच्चों को चोटें आई हैं। तुरंत आनन फानन में घटना की जानकारी मिलने पर बच्चों को अस्पताल ले जाया गया, जहां सभी का अभी प्राथमिक उपचार करवाया गया है। सभी बच्चों की हालत ठीक है, लेकिन बच्चों को मामूली चोटें आई हैं। सारा घटनाक्रम की जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन भी सक्रिय हुआ है और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी जिला अस्पताल पहुंचे हैं। जी तरुण, लेकिन ये बस अनियंत्रित हुई कैसे? क्या बस चालक की लापरवाही है या रास्ता खराब था? क्या कुछ वजह इसके पीछे बताई जा रही है? क्या कहना है पुलिस का प्राथमिक जांच के बाद? जो अभी प्राथमिक जांच है और जो हमारी जो अभी वहां पर जो घटनाक्रम के दौरान जो मौके पर जो लोग थे जिनसे बात हुई है, सभी ने यही बताया है कि बस सवार जो कि जा रहा था, हालांकि बस की स्पीड भी तेज बताई जा रही थी, लेकिन बताया ये जा रहा है कि अचानक सामने से कोई बाइक सवार आया, जिसे बचाने के प्रयास में ये जो बस थी उसका ड्राइवर अपनी गाड़ी से संतुलन खो बैठा और ये बस पलटी मार गई। फिलहाल अभी सारे मामले में बच्चों का उपचार करवाया जा रहा है। बच्चे जो हैं सभी ठीक हैं चूंकि, लेकिन अभी जो दुर्घटना हुई है उसकी वजह से घबराए हुए हैं। बच्चों के परिजनों को भी इस घटना की सूचना मिली, उसके बाद सभी बच्चों के परिजन भी अस्पताल आ गए थे और जो बच्चे जिनका प्राथमिक उपचार हो गया है उन्हें घर ले जा रहे हैं। अभी तरुण, आपने बताया कि जिनका प्राथमिक उपचार हो गया उन्हें घर भेज दिया गया है। क्या कुछ बच्चे अभी भी अस्पताल में हैं? क्या स्थिति है उनकी?
जी बच्चों का प्राथमिक उपचार चल रहा है अभी अस्पताल में, और जैसे जैसे बच्चों की मरहम पट्टी होती जा रही है और उनका जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पैरों में दर्द था, हाथ में दर्द था, तो डॉक्टर्स को यह लग रहा था कि किसी का फ्रैक्चर ना हो, तो उनके एक्सरे करवाए जा रहे हैं। और जो बच्चे हैं वो किसी की भी गंभीर हालत नहीं है, लेकिन जो बच्चे हैं उनको चोटें जरूर आई है, और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी अभी फिलहाल जो मामले की जांच में जुटे हुए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तरुण इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। एक मकान धाराशायी हुआ है। जैसलमेर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ऐतिहासिक सोनार दुर्ग में एक जर्जर मकान धाराशायी हो गया। सोनार दुर्ग के बिल्ले ऊपर व्यासा पाड़ा में ये मकान गिरा। बारिश में नगर परिषद की बड़ी लापरवाही सामने आई। मॉनसून से पहले जर्जर मकानों को नोटिस देना था और नोटिस नहीं दिया गया। कई जर्जर मकानों को नोटिस नहीं मिले हैं, कुछ को नोटिस देने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। जर्जर मकानों के पड़ोस में रहने वाले लोगों में भय का माहौल भी है। नगर परिषद आयुक्त शशिकांत शर्मा के दावे खोखले निकले हैं। मॉनसून की तैयारियों में जर्जर मकानों को गिरवाना प्राथमिकता बताया गया था, बावजूद इसके मॉनसून से पहले जो तैयारियां प्रशासन को करनी थी वो नहीं की गई, और इसी का नतीजा है कि जो जर्जर मकान है मॉनसून के शुरू होते ही धाराशायी होने लगे हैं। करीब 3 साल बाद भारतीय क्रिकेट टीम में अपनी वापसी से चर्चाओं में रहे दिनेश कार्तिक अगले वेस्ट इंडीज दौरे के लिए तैयारियों में जुटे हैं। जयपुर में पूर्व भारतीय क्रिकेटर पंकज सिंह की अकादमी में उन्होंने 3 घंटे से ज्यादा अभ्यास में पसीना बहाया। करीब 3 साल बाद भारतीय क्रिकेट टीम में अपनी वापसी से चर्चों में रहे दिनेश कार्तिक अगले वेस्ट इंडीज दौरे के लिए तैयारी में जुटे हैं। जयपुर में पूर्व भारतीय क्रिकेटर पंकज सिंह की अकादमी में उन्होंने 3 घंटे से ज्यादा अभ्यास में पसीने बहाए। इस दौरान बल्लेबाज के अभ्यास में उन्होंने जमकर चौके छक्के बरसाए। इस दौरान उन्होंने जयपुर के नवोदित खिलाड़ियों को क्रिकेट के गुर भी सिखाए। इस दौरान मीडिया से बातचीत में दिनेश कार्तिक ने कहा कि भारतीय टीम में अपनी जगह बनाना काफी चैलेंजिंग है, जहां नए टैलेंट हैं और हर एक खिलाड़ी यहां अपनी खासियत रखता है। ऐसे में इस टीम में अपनी जगह मजबूत करने के लिए काफी मेहनत करनी होती है। भारतीय टीम के 22 जुलाई से शुरू होने वाले वनडे और T20 श्रृंखला की तैयारी को लेकर उन्होंने कहा कि उनका फोकस अगले T20 मैचों को लेकर है। राजस्थान के सिरोही जिले में एक ऐसा कुंड है जिसमें डुबकी लगाने से सभी चर्म रोग दूर हो जाते हैं। यहां भगवान सारणेश्वर महादेव मंदिर में सावन में लाखों श्रद्धालु आते हैं। कहा जाता है शिवरात्रि के दिन गंगा माई खुद भगवान के अभिषेक के लिए प्रकट होती हैं। कहते हैं कुंड के पावन पानी का चमत्कार देखकर अलाउद्दीन खिलजी भी नतमस्तक हो गया था। सिरोही में भगवान सारणेश्वर महादेव मंदिर की मान्यता ऐसी है कि पूरे साल दूर दूर से लाखों श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने यहाँ आते हैं। शिवरात्रि और सावन में तो इस मंदिर में आस्था का सैलाब सा उमड़ता है। भक्त श्रद्धा भाव से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। भगवान शिव भी सावन में अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। यहाँ शिवलिंग का गंगा कुंड के पानी से अभिषेक किया जाता है और अभिषेक वाले पावन पानी से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। लोगों का दावा है कि पानी के स्पर्श मात्र से चर्म रोग से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। श्रावण मास में भगवान महादेव की महिमा अपरंपार है। सिरोही के आराध्य देव सारणेश्वर भगवान के मंदिर में हूँ। यहाँ पर जो है कई पौराणिक मान्यताएं हैं। उन पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से आज जो बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एक ऐसा कुंड है जहाँ सिर्फ दर्शन मात्र से और उसके पानी से चर्म रोग जो है वो दूर हो जाता है। सिरोही के स्थानीय लोग बताते हैं कि 1298 में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के सिद्धपुर स्थित रुद्रमाल के महादेव मंदिर को तहस नहस किया। सिरोही के रास्ते लौटने पर सारणेश्वर मंदिर के आसपास सेना ने डेरा डाला। वहां सारणेश्वर महादेव के मंदिर के अभिषेक के पानी से भीगा हुआ एक कुत्ता खिलजी के पास गया और उसने जैसे ही अपने शरीर से पानी झटका तो उसके छींटे खिलजी पर पड़े और खिलजी का कुष्ठ रोग ठीक हो गया।
1.25 लाख बेलपत्र का अभिषेक होगा हर रोज। और श्रावण मास में 4 सोमवार की श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है और अति सुंदर वातावरण रहता है और सारणेश्वर के ऊपर अभिषेक नित्य रोज होता है। कहते हैं चमत्कार के बाद खिलजी भी सारणेश्वर महादेव के दर्शन के लिए आया। सोने चांदी का खूब दान भी किया, साथ ही एक कसम भी खाई कि वो अब कभी भी अपनी हार का बदला लेने वापस सिरोही नहीं आएगा। प्रतीक सोलंकी, न्यूज़ 18 सिरोही। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।